हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस क्या होती है स्टेबल ऑर्बिट की, और उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। और उस पर हमने खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो देखो बच्चों, बोर्ड ने अपने पोस्टुलेट में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेबल ऑर्बिट में ही आपके रिवॉल्व करते हैं और उस स्टेबल ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्जेस पे, ठीक है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब ये वाली जो ऑर्बिट है वो आपकी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो कोई एनर्जी गेन कर रहा है ना ही कोई एनर्जी लॉस कर रहा है, इसकी एनर्जी एकदम फिक्स है। अब देखो, ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी है इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो, ये मैंने वैल्यूज रखी है रेफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन में काम आएगी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, और वो होता है हाफ mv², ठीक है। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ v की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू इसका स्क्वायर यानी e⁴ z² अपॉन 4h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यूज आपकी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, और जो आपकी वेरिएबल है जैसे z है वो एटम पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा एटम चूज किया है, ठीक है। एन किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी चीजों को एक तरफ ले आते हैं और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उसको साइड में रख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 इंटू m e⁴ अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है ना, इंटू z² अपॉन n², ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू। अब देखो, m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी, ठीक है। तो इन सब की जब आप वैल्यूज रखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 13.6 z² अपॉन n², ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई आपके पास, 13.6 z² अपॉन n², ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा था इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है आपकी nth ऑर्बिट में, वो है आपकी 13.6 z² अपॉन n², ठीक है। तो आप इसको लिख लो। अब हम देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। r क्या होता है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस। अब k की वैल्यू क्या होती है, k होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्जेस की बात करें अगर,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा Ze, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका E इंटू ZE अपॉन R, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर अपॉन, अब R क्या है, रेडियस है ऑर्बिट की, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगी आपकी h²ε0, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक पाई से तो ये पाई आपका चला गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या इसमें? और कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 h² का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया आपका, जो अपन कांस्टेंट टर्म है उसको ही अपन एक तरफ ले रहे हैं, जो वेरिएबल्स है उसको साइड में रखेंगे, ठीक है। तो z जो है z से मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये e स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो गया, e की पावर 4 इंटू m, ठीक है। ये और ये हो गया z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ यही फॉर्मूला आया था, लेकिन नीचे क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। तो इसको अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि इसकी वैल्यू क्या आती है 13.6। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको भी इसी टर्म में लेकर आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू ये हो गया 1/8 h² का स्क्वायर, और ऊपर हो गया e की पावर 4 इंटू m z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू आती है आपकी 13.6। अब देखो यहाँ पे अपन एक चीज में थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो इसमें माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से डबल आ रही है, बट इन नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, ये थी आपकी 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव में, ठीक है। तो माइनस में 2 इंटू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इसमें कितनी आ गई, माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। नीट में इसमें से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी आपको एटम अलग दे देंगे, हो सकता है आपको कंपैरिजन करवा दे कि आपको हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, या फिर एक ही एटम को रखते हुए आपको ऑर्बिट्स चेंज कर करके आपसे टोटल एनर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, आपको करना आना चाहिए। अब देखो, हमने देख लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो 2 एनर्जीज होती है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है आपकी, -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है, क्या रीजन है इसके नेगेटिव आने का। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है आपका, बाउंड है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आप इसको फ्री कर सकते हो, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन ऋणी है आपका न्यूक्लियस को, ठीक है। अगर आपको न्यूक्लियस से इसको फ्री करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये टोटल एनर्जी जो है वो आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख भी सकते हो। नेगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या चीज शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, बंधा हुआ है। अगर आपको उसको फ्री करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी विल thus be required to remove the electron from the hydrogen to a distance infinitely far away from the nucleus, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फ्री करना है न्यूक्लियस से, है ना, एटम से पूरा तरह से बाहर निकालना है, तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जितना उस ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है। चलो अब हम समझेंगे एनर्जी लेवल्स को। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका वो पूरा एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो ये पहली ऑर्बिट हो गई, ठीक है। इसकी कुछ एनर्जी होगी आपकी E1, फिर ये दूसरी ऑर्बिट हो जाएगी, इसकी एनर्जी होगी आपकी E2, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, n इज इक्वल्स टू आपका क्या है, 1 है। तो ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद आपका जो ऑर्बिट आता है, स्टेबल ऑर्बिट, वो होता है, ठीक है। और उसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास में होता है, ठीक है। और उसके लिए n इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। और इस टाइम पे जो न्यूक्लियस में जो ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो ऑर्बिट होती है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, ठीक है। तो और इसके ऊपर की जितनी भी, ये तो आपकी क्या हो गई, आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट के अलावा ऊपर के जितने भी लेवल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लोएस्ट स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट with the electron revolving in the orbit of the smallest radius called the Bohr radius, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल्स टू 1 नंबर के ऑर्बिट में होता है तो उसका रेडियस सबसे छोटा होता है और उसको हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। तो जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो जो भी रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बोर रेडियस कहलाएगी। चलो अब ये जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं, हम इसकी एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए करेंगे ये, पर हम ये हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि Z इज इक्वल्स टू तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल है आपका ग्राउंड स्टेट में, अगर इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल्स टू कितना है आपका 1 है। तो अगर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी, चलो उसको इधर रखते हैं, रखो, है ना। तो ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस स्टेट के लिए, -13.6 आ गई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जब n इज इक्वल्स टू 1 है तो ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है तो ये आपका पहला एक्साइटेड स्टेट है और ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि n इज इक्वल्स टू 1 है, वो एक्साइटेड हो चुका है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर पहुंच चुका है। तो ग्राउंड स्टेट के बाद जो फर्स्ट लेवल आएगा एनर्जी का वो क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट अगर हमें करनी है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 -13.6 को आप डिवाइड कर दो 4 से,
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3। तो n इज इक्वल्स टू 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड के बाद वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो जब n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो n स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितनी बार गया ये, 1 टाइम गया, कितना बचा 4, 46.51। ठीक है, कुछ इतनी एनर्जी आएगी इसकी, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब n इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी है हर एक लेवल की ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन एटम की हम बात करें। ठीक है, जब हीलियम एटम लेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए जब n इज इक्वल्स टू 1 है तो हमेशा ही एनर्जी कितनी रहेगी आपकी, 13.6 रहेगी। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस 3.4 रहेगी। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए माइनस 1.51 रहेगी और 4 के लिए 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रहेगी। ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ये वैल्यूज आप याद कर लो क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब एक चीज आपने नोट करी होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल्स में अप जा रहे हो वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब आप देखोगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6। तो ये माइनस में है, तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तब उसके पास एनर्जी सबसे मिनिमम है। ठीक है, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं इसमें n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रख दूँ, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर की वो एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, तो टोटल एनर्जी की कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखते ही टोटल एनर्जी में हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई तो वो एटम से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, यानी कि एटम क्या हो जाता है आपका, आयोनाइज हो जाता है। उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ एन एटम इज लीस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, जब वो क्लोज होता है न्यूक्लियस के तब उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, जैसे कि इसमें कितनी थी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना ऋण है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आपको अगर इसको फ्री करना है न्यूक्लियस से, एटम से, अगर आपको मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है n इज इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हो जाए। फ्री होने के लिए टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस एनर्जी में आप ऐसा क्या ऐड करो कि ये वैल्यू 0 हो जाए, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगी। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एटम को छोड़कर फ्री हो जाए, वो है आपकी 13.6। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये पॉजिटिव में है तो ये नंबर बड़ा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है या जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है उसको फ्री करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है,
तो इसके पास अभी कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसको आपको फ्री करना है, फ्री कब होगा, जब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। बट ये मिनिमम एनर्जी, मतलब इतनी तो देनी ही पड़ेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अगर इससे ज्यादा भी दे दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। बट मिनिमम इतनी एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और जब n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाता है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है आपकी, 0, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आपका, फ्री हो जाता है एट न्यूक्लियस से, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि टोटल 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो स्टेबल ऑर्बिट में है, ठीक है। और स्टेबल ऑर्बिट में होने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी को ना तो लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। अब 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है। अब ये क्या बात हुई, अभी तो हम कह रहे थे कि स्टेबल स्टेट में होता है तो ना वो लूज करता है ना गेन करता है। अब हम कह रहे हैं कि वो एनर्जी एक्सेप्ट भी करता है और लूज भी करता है। देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में है, ठीक है, तब तक वो ना तो गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है। बट कुछ ऐसे सिचुएशन, मान लो कोई फोटोन आ गया या कोई ऐसा एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो फिर वो उस एनर्जी लेवल को छोड़ देगा और वो ऊपर वाली एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है, और फिर वहां रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, इट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। मान लो कि वो फर्स्ट स्टेट में है, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी उसके पास एनर्जी है, तो उसी एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है। अब कुछ एनर्जी हमने उसको दे दी, जिसकी वजह से वो क्या चला गया, आपका सेकंड स्टेट में चला गया, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में चला गया। एनर्जी को गेन करके वो इतनी एनर्जी नहीं दी कि वो फ्री हो जाए, थोड़ी एनर्जी दी है कि वो एक्साइट होके फर्स्ट लेवल से किस में चला जाए, आपका सेकंड लेवल में, ठीक है। यानी कि जब वो फर्स्ट में था तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, -13.6, तो सेकंड में जाने के लिए उसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो हमने इसको कितनी एनर्जी दी कि ये इसमें चला जाए, आपका इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मैंने इलेक्ट्रॉन को दी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फर्स्ट लेवल से जंप करके किस पे चला गया, आपका सेकंड लेवल में चला गया। अब वो सेकंड लेवल में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, किस एनर्जी के साथ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। And if an electron loses energy, it recedes back to lower energy level. It is called de-excitation of electron. ठीक है, इसका क्या मतलब है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अब किसी भी रीजन से, ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी गेन करता है और लूज करता है, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लो कि किसी भी रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन, अभी इसके पास एनर्जी कितनी है, -3.4, लेकिन अगर ये एनर्जी लूज करता है कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लूज करते हैं, गेन भी करते हैं, लेकिन अगर वो गेन करेगा तो वो अपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और अगर वो लूज करेगा तो वो वापस से लोअर स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी एनर्जी गेन और लूज कर सकते हैं, जितना दो एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस हो, ठीक है, ना इससे ज्यादा करेगा ना इससे कम करेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब इससे रिलेटेड हम और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, जिस तरीके के आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 10 नंबर की जो स्टेट है उसमें से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे कि एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 10 में है, यानी कि
कौन सी ऑर्बिट है आपकी, 10वें नंबर की ऑर्बिट है। तो उसको अगर हमें एटम से रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय इसके पास कितनी टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो वो कितनी होगी, -13.6 Z² अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो उसके लिए Z = 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास इस समय एनर्जी कितनी है आपकी, -13.6 अपॉन n = 10 और इसका स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 100, ठीक है, यानी कि -0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अभी उसके पास है। अब मुझे इसको फ्री करना है एटम से, तो यानी कि मुझे इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, तभी ये एटम से फ्री होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होगी आपकी 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो है वो पूछा जा रहा है किसी भी ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 13.6 Z² अपॉन n², ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है -13.6 Z² अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा आपका 1:-1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is -3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. तो ये चीज आपको क्या दे रखी है, ये है आपकी टोटल एनर्जी। अब देखो वैल्यू कितनी है, -3.4। तो अगर आप याद रखोगे एनर्जी लेवल्स में एनर्जी कितनी है तो आप ये देख के बता सकते हो कि ऑर्बिट कौन सी है आपकी, सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी किस में रिवॉल्व कर रहा है आपका, सेकेंड ऑर्बिट में। तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, टोटल एनर्जी है -3.4, ठीक है। अब टोटल एनर्जी सम होता है पोटेंशियल और काइनेटिक का, ठीक है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी = माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी 3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कितनी हो जाएगी, 3.4 हो जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको तो ये हो जाएगा 6.8, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका सी। तो सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं नीट में, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते आपके, बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, क्लियर है सारे फंडे, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे विदिन सेकंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इज। तो ये टोटल एनर्जी आपको बोल रहा है कि T1 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और T2 है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अच्छा ऑर्बिट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि n = कितना है 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि n = कितना है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट और सेकेंड की देखकर हम क्या कर देते हैं कि n = 1 ले लिया, n = 2 ले लिया, ठीक है। बट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्साइटेड स्टेट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n = 2 है। तो T1 कितना हो गया आपका -13.6, हाइड्रोजन है तो Z = 1 हो गया और 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। और n = 2 के लिए, 3 के लिए T2 = हो गया
13.6 डिवाइडेड बाय 9। तो अब T1 और T2 का रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा, T1:T2 इज इक्वल्स टू 9:4। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका C। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी से रिलेटेड और भी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और जो स्पेक्ट्रम होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है।